गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेक्चरर है, छठवां लेक्चर है। इसमें देखो डिनिसेशन टॉपिक है। डिनिसेशन क्या है कि जो परागनलिका होती है, परागकण से परागनलिका निकलती है। परागकण से क्या निकलती है? परागनलिका। ये परागकण है, ये परागकण है। परागकण से अंतःचौल इस जनन छिद्र से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? पराग नलिका। क्या कहते हैं? पराग नलिका। इसमें जो ट्यूब केंद्रक या जो कायिक केंद्र होता है वो तो नष्ट हो जाता है, और इसका जो दो नलियुग्मक होते हैं, मतलब एक जनन केंद्र होता है, जनन केंद्र विभाजित होकर के समसूत्र विभाजन द्वारा दो नलियुग्मक बना देता है। कितने नलियुग्मक बन जाते हैं? दो नलियुग्मक। अब ये जो नलियुग्मक हैं ये क्या करते हैं? डिनिसेशन। देखो जैसे ये वर्तिकाग्र है, क्या ये वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के गिरेगा तो यहाँ से परागनलिका निकलेगी। परागनलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका पे परागकण गिरेगा और परागनलिका वर्तिका से होती हुई कहाँ बीजांड में प्रवेश करके कहाँ पर प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में। अब भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है? देखो ये कोई भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में तीन तो कौन सी कोशिका होती हैं? प्रतिमुखी। कौन सी कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। मध्य में दो होती हैं, कौन सी? ध्रुवीय कोशिका। कौन सी कोशिका? ध्रुवीय कोशिका। एक बीजांड द्वार की ओर बीच में तो होती है, कौन सी? अंडकोशिका। साइडों में होती है, कौन सी? सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका। ये परिपक्व भ्रूणकोश है। कैसा भ्रूणकोश है? परिपक्व भ्रूणकोश। अब हम मेन टॉपिक है अपना डिनिसेशन। तो इससे जो परागनलिका है ये बीजाणु में आकर के कहाँ प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में। जैसे ये परागनलिका आ रही है, ये परागनलिका आकर के कौन से छोर से? बीजाणु छोर से। तो शुरुआत में एक कायिक केंद्रक होता है, वो तो परागनलिका का निर्माण करेगा। परागनलिका का निर्माण कर दिए इसने तो ये कायिक केंद्र तो नष्ट हो जाता है। जैसे परागनलिका यहाँ तक कंप्लीट पहुंच जाती है तो इसमें एक जनन केंद्र होता है, वो विभाजित होकर के उससे क्या बन जाते हैं? दो नलियुग्मक बन जाते हैं। उससे क्या बन जाएंगे? दो नर युग्मक। इनमें से एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलित हो जाता है। अंडकोशिका से क्या हो जाता है? संलित हो जाता है। और संलयन होने से क्या बनता है? युग्मनज। और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। इसे हम बोलते हैं युग्मक संलयन। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, या इसको कहते हैं सत्यनिषेचन, या कहते हैं प्राथमिक निषेचन। ठीक है। युग्म संलयन या सत्यनिषेचन या प्राथमिक निषेचन होने के उपरांत युग्म से क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण बीज के अंदर होता है ये। दूसरा देखो, दूसरा नलियुग्मक चलेगा, ध्रुवीय कोशिका से संलित हो जाएगा। तो ध्रुवीय कोशिका से संलित होगा तो ध्रुवीय कोशिका पहले से 2n अवस्था में है, एक नलियुग्मक होगा तो इससे बन जाएगा प्राथमिक। क्या बनेगा? प्राथमिक। प्राथमिक भ्रूणकोश। क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणकोश। अब ये प्राथमिक भ्रूणकोश बनेगा जैसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय निषेचन। और जिसमें
युग्मक संलयन और द्वितीय निषेचन दोनों होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, द्विनिषेचन। तो द्वितीय निषेचन में क्या होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष है, ये 3n अवस्था में होता है, ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है कौन, भ्रूणपोष। तो इसको हम 3 कोशिकाओं का समूह होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। क्या कहेंगे, त्रिसंलयन। तो इसमें हम कह सकते हैं द्विनिषेचन कैसे कहेंगे, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, द्विनिषेचन। तो ये तो हो गया द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन में दोनों आएंगे कि जब परागनलिका में से 2 नरयुग्मक मुक्त होते हैं तो एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका से संलयन हो जाता है, जिससे युग्मज बनता है, युग्मज से भ्रूण बनता है, जिसे युग्मक संलयन या सप्तनिषेचन या प्राथमिक निषेचन कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयन होता है, ध्रुवीय कोशिका से संलयन होगा तो ध्रुवीय कोशिका कैसी होती है, 2n अवस्था में होती है पहले से, n नरयुग्मक हो गया, 3n हो गई, तो इसे प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष जो बनता है ये 3 कोशिकाओं का समूह होता है, ये 3 केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। और ऐसा निषेचन जिसमें युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये द्विनिषेचन की परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन पश्च की घटनाएं क्या है, एक तो जैसे भ्रूणपोष, कौन, भ्रूणपोष। ठीक है, एक हो गया भ्रूण, एक ये बीज, ये सभी कब की घटनाएं होती हैं, पुष्पों में निषेचन पश्च की घटनाएं होती हैं। ठीक है ना, अगर वो यूं कह सकते हैं निषेचन पश्च की घटना में जो बीजांड होता है, बीजांड, निषेचन के बाद में बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में। और जो अंडाशय है, जैसे ये अंडाशय, जैसे ये अंडाशय हो गया, ठीक है, ये अंडाशय हो गया, अंडाशय बना लेता है फल, अंडाशय किसमें क्या बना लेता है, फल, और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति, अंडाशय की भित्ति क्या बना लेती है, फल भित्ति बना लेती है। तो यह कह सकते हैं बीजांड तो बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में, और अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति में। किसी भी पुष्प के अंदर जितने बीजांड होते हैं उतने ही बीजों का निर्माण होता है। जैसे किसी पुष्प के अंदर 10 बीजांड हैं तो कितने बीज बनेंगे, 10। अंडाशय एक है तो एक फल बन जाएगा, और अंडाशय की जो भित्ति है वो उसका छिलका बना लेगी, फल का छिलका, फल भित्ति। ठीक है, तो जो भ्रूणपोष हैं ये निषेचन के पश्च की घटना होती है, तो इसमें इसकी जो सूत्रमणता होती है वो कितनी होती है, 3n, या इसको कहते हैं त्रिगुणित। त्रिगुणित कैसी सूत्रमणता होती है, त्रिगुणित होती है किसकी, भ्रूणपोष की। ठीक है ना, आगे देखो इसमें, तो ये भ्रूणपोष की सूत्रमणता कौन सी होगी, 3n होगी, त्रिगुणित होगी। ये पोषण, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है कौन, भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष निषेचन के बाद की घटना होती है। लेकिन जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें भ्रूणपोष निषेचन से पहले की घटना होती है। अनावृत विधि या जिम्नोस्पर्म पादप जैसे साइप्रस, पाइनस, एपिड्रा, इस तरह के जो पौधे हैं उनमें भ्रूणपोष निषेचन से पहले की घटना होती है, और अगुणित अवस्था में होता है भ्रूणपोष। कौन से पादपों में, जिम्नोस्पर्म या अनावृतबीजी पादपों में। लेकिन आवृतबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष है उसकी सूत्रमणता कैसी होती है, 3n होती है, और यह निषेचन के बाद की घटना होती है। ठीक है, आगे देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक, विकास के आधार पर जो भ्रूणपोष हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर
विकास के आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार। देखो एक तो होता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, एक होता है कोशिकीय और एक होता है हेलोवियल भ्रूणकोश। कोशिकीय, केंद्रकीय और हेलोवियल। इस जो केंद्रकीय भ्रूणकोश है, इस प्रकार के जो भ्रूणकोश में जैसे कोई कोशिका है, ये 3N वाली कोशिका है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का ये। अब ये प्राथमिक भ्रूणकोश में क्या होगा, जो एक प्रकार से जो विभाजन है केंद्रकों का, वो केंद्र का विभाजन होता जाएगा, केंद्रकों का मुक्त विभाजन होता जाएगा और ये केंद्र एक तरह से कहाँ पर व्यस्त हो जाएंगे, जैसे ये जो केंद्र के मुक्त विभाजन होता जाएगा, लेकिन इसमें कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता है। मतलब इसका ये कोशिका है 3N रूप में केंद्र का, ये कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका द्रव है ये। तो इसमें यूँ कह सकते हैं, इसमें केंद्रक में मुक्त विभाजन होता जाएगा, केंद्रक से केंद्रक व्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होगा, केंद्र बनते जाएंगे और ये केंद्र क्या होंगे, पर्दे की तरफ विन्यासित हो जाएंगे। पर्दे की तरफ क्या हो जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं इस तरह से, और बीच में एक क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। और ये एक तरह से जो इसका भ्रूण है, जो ह्यूमस से बनता है, तो इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कौन सा, केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो ये तो हो गए भ्रूण, ये मुक्त केंद्र कोशिकाएं हो गई, ये रिक्तिका हो गई, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो नारियल का पानी है, एक प्रकार से केंद्रकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। जो खाते हैं ना, वो एक प्रकार से कोश के प्रकार का भ्रूणकोश है। तो उसमें जो नारियल का पानी है, उसमें केंद्रकीय भ्रूणकोश की कोशिकाएं ही होती हैं। और यूँ कह सकते हैं आवृत्ति पादप, जैसे मक्का, चावल, गेहूं आदि में सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश होता है। किसमें, मक्का, चावल, गेहूं, इनमें सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश होता है। एक होता है कोशिकीय भ्रूणकोश। इस प्रकार के भ्रूणकोश में क्या होगा कि जो केंद्रक है, केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोश का भित्ति का निर्माण होगा। केंद्रक का विभाजन होगा, उसके पश्चात किसका निर्माण होगा, जैसे ये केंद्रक का विभाजन हुआ, एक कोशिका से ये 2 बनी, आगे ये विभाजन होता जा रहा है, कोश का भित्ति साथ साथ बनती जा रही है। इस तरह से कोश का भित्ति बनती जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं कोश की प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्र विभाजन के साथ साथ कोश का भित्ति का निर्माण होता जाता है। और ये इसका बीजांडकार है। क्या ये बीजांडकार है? और बीजांडकार जो ये बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं, चूसकांक बना लेते हैं, चूसकांक का कार्य करते हैं। और ये इसकी कोशिका भित्ति बनी गई। इस तरह का जो भ्रूणकोश है वो देखने को मिलता है गेमोपेटली में। इसमें देखने को मिलता है गेमोपेटली में आते हैं तंबाकू धतूरा पौधे, ये इसमें आते हैं, गेमोपेटली में आ जाते हैं ये सदस्य, मतलब गेमोपेटली सदस्य में तंबाकू धतूरा आते हैं। तो इस तरह का जो भ्रूणकोश होगा वो जैव कौन सा, कोशिकीय, ठीक है। और एक आता है कौन सा, हेलोवियल। हेलोवियल क्या होगा, देखो इसमें इस प्रकार के भ्रूणकोश में दोनों प्रकार का मिला जुला भ्रूणकोश होता है, केंद्रकीय और कोशिकीय। तो एक में हेलोवियल गण होता है, उसमें ये भ्रूणकोश पाया जाता है हेलोवियल, इसको बोलते हैं हेलोवियल भ्रूणकोश। इसमें क्या है कि सबसे पहले केंद्रक में जो विभाजन होगा, प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर विभाजन होगा, तो इसमें विभाजन होगा तो इसमें क्या होगा कि तो बीजांडवारी प्रकोष्ठ, एक निभागी प्रकोष्ठ। ये निभागी प्रकोष्ठ हो गए, ये बीजांडवारी प्रकोष्ठ हो गया। तो निभागी जो प्रकोष्ठ है उधर तो क्या होंगे, एक तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं हो गई, और बीजांडवार की ओर कैसे हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। बीजांडवार वाले छोर पर क्या है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोश का भित्ति बनती है, और निभागी वाले छोर की तरफ से केंद्र होते हैं। तो ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं दोनों प्रकार का मिला जुला प्रकार का भ्रूणकोश होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हेलोवियल प्रकार का भ्रूणकोश, ठीक है ना। आगे देखो, आगे इसी में
तो ये बीजांड द्वारी, ये इधर वाला भ्रूण है यहाँ पर, तो ये प्रकोष्ठ हो जाएगा बीजांड द्वारी, बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ, और ये हो जाएगा नेभागी प्रकोष्ठ। नेभागी प्रकोष्ठ में क्या होगा, जैसे यहाँ तक तो ये नेभागी है, तो इसमें केंद्र विभाजन होता जाएगा, छोटी कोशिकाएं होती है इस तरह से। और बीजांड द्वारी की तरफ में क्या है, एक तरह से कोशिका के साथ केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होती है, बनती जाती है साथ साथ। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार का इसमें भ्रूणकोश होता है, इसलिए मिला जुला रूप दोनों का होता है, तो इसलिए बोल देते हैं हेलोगियल भ्रूणकोश। तो केंद्रकीय में ये इस प्रकार के भ्रूणकोश में केंद्र विभाजन होता जाता है। केंद्र विभाजन होगा तो केंद्रक जो होते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और ये केंद्रक पर्दे की तरफ विन्यासित हो जाते हैं, बीच में बड़ी रेखा बन जाती है, तो इसलिए इसे हम केंद्रकीय भ्रूणकोश बोलते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणकोश। नारियल का जो पानी है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है, जो खाते हैं वो कोशिका भित्ति प्रकार का भ्रूणकोश है। आवृतबीजी पादपों में मक्का, गेहूँ, इनके अंदर सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश होता है। कोशिकीय भ्रूणकोश, इस प्रकार के भ्रूणकोश में क्या होगा, केंद्र विभाजन या प्राथमिक भ्रूणकोश है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का विभाजन होगा, तो उस समय पर जैसे विभाजन होगा तो केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिकीय भ्रूणकोश भी बनता जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी, मतलब केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता जाता है, और इस तरह से संख्या बन जाती है। इसमें चूष्कांक का निर्माण होता है। ये गेमोपेटली वर्ग जो है, ये गेमोपेटली सदस्य हैं, तंबाकू धतूरा, उनमें ये देखने को मिलता है। हेलोगियल, इस प्रकार के भ्रूणकोश में क्या होगा, प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर में विभाजन होगा, ये प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर में विभाजन होगा, तो इससे अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक तो बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ, एक नेभागी प्रकोष्ठ। छोटी प्रकार की नेभागी प्रकोष्ठ हैं, उनमें केंद्र विभाजन होगा। केंद्र विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और इनमें क्या होगा, केंद्र विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। तो बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ की ओर केंद्रक और कोशिका भित्ति दोनों का निर्माण हो रहा है, और इधर सिर्फ केंद्र हो रहा है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश में दोनों ही मिला जुला रूप है, इसलिए इसको बोलते हैं हेलोगियल। हेलोगियल जो एक प्रकार ये बीजपत्री पादपों के अंदर गण है, उसमें ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेलोगियल भ्रूणकोश। ठीक है, तो ये विकास के आधार पर भ्रूणकोश के क्या है, प्रकार हैं। आगे देखो, निषेचन पक्ष की घटना है भ्रूणकोश। एक है भ्रूण, क्या है, भ्रूण। जो भ्रूण होगा, ये भ्रूण कहाँ होता है, बीज में। कहाँ होता है, बीज में। बीज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज, मटर, चना, ये आ जाएंगे। अगला है भ्रूणपोषी बीज, और एक हो जाता है परिभ्रूणपोषी बीज। देखो, अभ्रूणपोषी में क्या होगा, जब परिपक्व होगा, परिपक्व अवस्था में होता है, उस समय पर यदि उसमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है तो अभ्रूणपोषी बीज। तो अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी और परिभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी में एग्जाम्पल बताया था मैंने, मटर हो गया। भ्रूणपोषी में एक बीजपत्री, परिभ्रूणपोषी में काली मिर्च, एक बीजपत्री मैंने बताया था उस समय पर, इसमें गेहूँ, मक्का ये आ जाते हैं। तो अभ्रूणपोषी ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के समय पर भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है। अभ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के समय बीज में भ्रूणपोष शेष रह जाता है, तो भ्रूणपोषी बीज। और ऐसे बीज
जिनमें बीजांड का शेष रह जाता है, बीजांड का शेष रह जाता है, जैसे उनको बोलते हैं परिपूर्ण कोषी बीज। ठीक है, अब इसमें जो भ्रूण है, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री का विकास अलग से करेंगे। इसमें निषेचन पक्ष की घटना, जैसे छोटा क्वेश्चन आता है तो निषेचन पक्ष की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, भ्रूणपोष और भ्रूण। ठीक है, और बीज भी ये भाग में बनता है। इसके बाद में एक टॉपिक और है इसमें फल। अंडाशय के द्वारा, जो अंडाशय होता है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, फल का। अंडाशय से क्या बनता है, फल। ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होगा। जो फल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3। सप्तफल, एक होता है आवासीय फल, और एक होते हैं अनिषेक फल। सप्तफल ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता हो। किसके द्वारा होता हो, अंडाशय के द्वारा होता हो। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, सप्तफल या ट्रू फल्स कहते हैं, ट्रू फ्रूट, सप्तफल। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे आम। आवासीय फल ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प का बाह्य दलपुंज पुष्पासन के द्वारा होता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, आवासीय फल। जिसमें हम दे सकते हैं एग्जांपल सेब, क्या हो जाएगा, सेब। एक हो जाएगा अखरोट, जो अखरोट होता है ना, इसमें ओमेगा 3 होता है, और ये अखरोट दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हाइड्रेट बनाने के लिए। एनिषेक फल ऐसे फल जो बिना निषेचन के निर्मित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एनिषेक फल कहते हैं। जैसे केला, अंगूर, संतरा, ये फल कैसे होंगे, एनिषेक फल होंगे। ठीक है, जैसे ये आम है, ठीक है, ये सेब है, ठीक है, और ये ठीक है, आम, सेब और केला। ठीक है, देखो आम की ये बाह्य फल वृत्ति होती है, थोड़ा बहुत जान लो इसका। आम की ये बाह्य फल वृत्ति है, और जो गूदा होता है जिसको खाते हैं, ये मध्य फल वृत्ति होती है, और जो कठोर भाग निकलता है ये अंतर फल वृत्ति होती है, और अंदर ये क्या होता है, बीज होता है। तो कौन सा भाग खाया जाता है आम का, मध्य फल वृत्ति। सेब होता है, इसका निर्माण किससे होता है, पुष्पासन से होता है। जो पुष्प का आसन होता है ना, ये पुष्प के अंदर यूज होता जाता है, तो पुष्पासन से होता है किसका निर्माण, सेब का। और केला और ये एनिषेक फल के निषेचन के निर्मित हो जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एनिषेक फल। अब इसमें टॉपिक बच रहा है तो बहुभ्रूणता, असंघनन, और एक ये भ्रूण में एकबीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है।